हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 10th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 61 टॉपिक हम प्रीवियस 9 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के बारे में। देन हम जानेंगे 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में। चर्चा करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर द एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में, बासमती राइस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे नालंदा महाबिहार अभी चर्चा में क्यों रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होता है एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ काउंटर पार्टी एग्रीमेंट होता है, जो कि अलाउ करता है एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर थर्ड पार्टी की क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है इसको यूज किया जा सकता है फॉर द स्पेकुलेशन हेजिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेज यानी कि मध्यस्थता के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है इसने रोल प्ले किया था जो 2008 का ग्रेट रिसेशन आया था, साथ ही साथ जो 2010 में जो यूरोपियन सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस आए थे उसके अंतर्गत। इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ काउंटर पार्टी एग्रीमेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर थर्ड पार्टी की क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर करने के लिए, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको यूज किया जा सकता है फॉर द स्पेकुलेशन हेजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेज यानी कि मध्यस्थता के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है इसने रोल प्ले किया था जो 2008 का ग्रेट रिसेशन हुआ, 2010 का जो यूरोपियन सॉवरेन जो डेब्ट क्राइसिस है उसके अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो हमारा रिसेंटली जो रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, तो उसने अलाउ कर दिया है जो हमारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स मार्केट के अंतर्गत। इसी तरीके से लास्ट ईयर भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स मार्केट के अंतर्गत इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया था। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स मार्केट इसके अंतर्गत होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। कोई कॉर्पोरेट और एंटिटी है उसको मार्केट से अगर वे फंड की रिक्वायरमेंट है तो वे उसके लिए एक बॉन्ड रिलीज करेगी। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है उसको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वे इसके अंतर्गत 100 करोड़ का बॉन्ड मार्केट में रिलीज करेगी। उसके साथ वे कंडीशंस रखेगी कि ये जो इसके लिए वह 7% इंटरेस्ट पे करेगा, साथ ही साथ इसका टेन्योर यानी कि उसकी जो अवधि रखी है वह 10 ईयर की उसने अवधि इसके अंतर्गत रखी हुई है। तो इस 100 करोड़ के जो बॉन्ड को ये मार्केट में रिलीज करेगा, तो ये जो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बेनिफिशियल लगेगा ये ऑफर, तो वह इसके अंतर्गत इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के जैसे 1-2 साल अगर बीत जाता है तो उसके बाद अगर उनको फील होता है कि ये जो कॉर्पोरेट एंटिटी के अंतर्गत इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वह आगे चलकर इनका पैसा डूब सकता है, यानी कि उन्होंने रिस्की एक कॉर्पोरेट्स में इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है जिसके कारण से उनका आगे चलकर ये पैसा डूब जाएगा, तो इस स्थिति के अंतर्गत जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एजेंसी है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल इसके अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है एक तरीके से ये जो एजेंसी है वह बैंक भी हो सकती है, कोई एनबीएफसी हो सकती है या कोई अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वे एक तरीके से इंश्योरेंस एजेंट के रूप में इसके लिए काम करती है, जिसके बिहाफ पर इसकी जो रिस्क है इस कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर, तो इसकी जो रिस्क है ये ट्रांसफर कर दी जाएगी इसको, और इसके बिहाफ पर इस जो इन्वेस्टर के द्वारा इसको पेमेंट किया जाएगा प्रीमियम का। ये लगभग उसी तरीके से है जिस तरीके से हम अपनी किसी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं किसी तीसरी एंटिटी के द्वारा, तो उसी तरीके से ये एक जो उसने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा है तो उसका इंश्योरेंस ले रहा है ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एजेंसी से। और यदि इस 10 साल की अवधि समाप्त होने से पहले ही यदि ये कॉर्पोरेट जो बॉन्ड है वो डिफॉल्ट हो जाता है यानी कि डूब जाता है, तो इसका जो सारा पैसा है जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टर ने इसके अंतर्गत जो पे किया है वह सारा जो अमाउंट दिया जाएगा ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एजेंसी के द्वारा। तो इस तरीके से क्रेडिट डिफॉल्ट जो स्वैप्स जो मार्केट होती है वह इस तरीके से वर्क करती है।
इसके अलावा हम जान लेते हैं जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। इसमें अगर हम बात करें तो जो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर स्टॉक मार्केट के अलावा किसी भी एंटिटी के अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाए तो वह कहलाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यानी कि जो स्टॉक मार्केट के जो अल्टरनेट जो माध्यम है उसके अंतर्गत अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 6 टाइप के ये फंड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्राइवेट इक्विटी फंड, जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट एंटिटी होती है उसके अंतर्गत डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वह प्राइवेट इक्विटी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है। इसके अलावा कोई रियल एस्टेट एजेंसी है उसके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वह रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है। इसके अलावा जो हेज जो फंड होता है, इसके अंतर्गत जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है, यानी कि इसमें जो विविध प्रोडक्ट के अंतर्गत, जैसे कि इसमें एक प्राइवेट इक्विटी भी हो सकती है, एक रियल एस्टेट भी हो सकती है या कोई कमोडिटी भी हो सकती है, तो इसमें एक तरीके से हैज यानी कि एक तरीके से पूरा हैज फंड बनाकर उसके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ की अगर हम बात करें तो किसी कमोडिटीज़ के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना, वह कमोडिटीज़ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। साथ ही साथ कोई कलेक्टिवल्स की बात करें हम तो इसमें जो लग्जरी गुड्स होती हैं, जैसे कि कोई विंटेज कार हो गई या आपकी कोई बाइंग का कोई एजेंसी हो गई, तो उसके अंतर्गत इसमें इन्वेस्ट करना कलेक्टिवल्स कहलाता है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो जो हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जो ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत इसमें इन्वेस्टमेंट करना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो जो अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि कोई स्टार्टअप शुरू हो रहा है या कोई नया वेंचर शुरू हो रहा है, तो उसके अंतर्गत ही इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि फेसबुक कभी जब स्टार्ट हुई होगी तो उसके टाइम पर जिसने उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो वह कैटेगरी 1 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका एंजल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, साथ ही साथ स्पेशल सिचुएशन फंड्स इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा कैटेगरी 2 के अंतर्गत आपकी जो प्राइवेट कंपनी की कोई इक्विटी है उसके अंतर्गत, साथ ही साथ जो डेब्ट सिक्योरिटी है उसके अंतर्गत अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वह कैटेगरी 2 के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत आपका प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेब्ट फंड्स के अंतर्गत इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। थर्ड स्थिति में अगर हम बात करें कैटेगरी 3 की, तो इसमें जो हेज फंड इसके अंतर्गत आता है, जिसमें आपके कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कई हेज बनाकर उसके अंतर्गत कई सारे एक पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसको डाइवर्सिफाई कर कैटेगरी 3 के अंतर्गत उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका एक हेज फंड्स साथ ही साथ आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो जो अभी सेबी ने जो गाइडलाइन रिलीज की है उसके अंतर्गत जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वह भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट के अंतर्गत उनको अलाउ कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वे किसी वेंचर के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अगर जो रिस्क है उससे संबंधित अगर कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो वे ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एजेंसी के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें इन न्यू नॉर्म्स की, तो बाइंग के स्तर पर अगर हम देखें तो जो अंडर द न्यू नॉर्म के अंतर्गत जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं वह इसके अंतर्गत जो क्रेडिट डिफॉल्ट जो आपके स्वैप्स हैं वह उसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज के अंतर्गत ओनली पर्पज ऑफ द हेजिंग के लिए, यानी कि उसको विविधीकृत करने के लिए। साथ ही साथ जो कैटेगरी 3 है वह जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वह परचेज कर सकता है जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को हेजिंग के अलावा किसी और अन्य चीज के लिए भी, लेकिन उसको विद इन द परमिसेबल लिवरेज के अंतर्गत ही होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे स्तर पर अगर हम सेलिंग की बात करें तो जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं वे अपने जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को ये बेच सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी उनका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या ट्रेजरी बिल है तो उसके इक्वल अमाउंट में ही जो CDS के एक्सपोजर हैं तो उसके अंतर्गत वे उसको बेच सकते हैं। यानी कि इसमें जो अनइनकम्पर्ड जो आपके जो आधारित जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे या ट्रेजरी बिल होंगे उसके इक्वल अमाउंट के बराबर जो CDS जो एक्सपोजर है उसके बराबर उनको ये इनके द्वारा बेचा जा सकता है, और वो किसके द्वारा, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उसके द्वारा। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो नए नॉर्म्स हैं वे अलाउ करेंगे बिजनेस एंटिटीज को कि वे जो इसकी हैज रिस्क इसके साथ जो एसोसिएटेड है बॉन्ड मार्केट के अंतर्गत तो वे इसके अंतर्गत शामिल कर सकें। साथ ही साथ जो ये फैसिलिटेट करेगा और डीपन करेगा जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट्स है उसके लिए।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है एक एपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर के अंतर्गत, जो कि एक तरीके से कंप्लीटेड कर लेगी अपने 100 ईयर 2023 में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको जो फर्स्ट टाइम इस जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है जयपुर के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो 83rd जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट आंसर इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है एक एपेक्स बॉडी ऑफ द लेजिस्लेचर है और इन द इंडिया, और इसने ये अपने कंप्लीट कर लेगी 100 ईयर्स इन 2023 में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो स्थापित हुई थी 1921 में हुई थी और इसलिए इसने 2021 में ही अपने 100 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि फर्स्ट टाइम इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है सिटी ऑफ जयपुर में, तो जो 83rd है वह अभी जयपुर में आयोजित की गई है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि 4th टाइम इसको जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसको एड्रेस किया गया है जो 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई उसको, तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ के द्वारा इसको एड्रेस किया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट आंसर पूछे हैं, तो इसमें तीनों ही इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A, 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा एड्रेस किया गया है इसके इनॉग्रल जो सेशन हुआ 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो कि जयपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया 11 जनवरी 2023 को। इसके अलावा जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस है एक तरीके से एपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर की इन इंडिया, साथ ही साथ इसने कंप्लीट कर लिए हैं 100 ईयर इन द 2021 में, और इस समय जब इसने 100 ईयर कंप्लीट किए थे तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके इनॉग्रेल जो सेरेमनी हुई थी उसको एड्रेस किया गया था। इसके अलावा ये जो 100 इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो 82nd जो ऑल इंडिया जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको 100 ईयर्स हो गए थे, तो इसको आयोजित किया गया था शिमला के अंतर्गत इन 2021 में। और हम बात करें अगर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की जो कि 1921 में आयोजित की गई थी, तो वह भी शिमला के अंतर्गत ये आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें अभी जो जयपुर में आयोजित की गई है 83rd, तो ये 4th टाइम है जब इस तरीके की कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 83rd सेशन ये फोकस कर रहा है कुछ थीम्स पर जो कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस रखती हैं। इसके अलावा ये इसमें जो डिस्कशन है इसमें हुआ जो कि लीडरशिप ऑफ इंडिया है, जो G20 की इस बार जो लीडरशिप कर रहा है भारत, तो ये उसके बारे में इसमें डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेचर है उसको मोर इफेक्टिव रूप से काम कर सके, अकाउंटेबल बनाया जा सके, उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ इंटीग्रेशन किया जा सके जो स्टेट लेजिस्लेचर और को डिजिटल पार्लियामेंट के साथ में। साथ ही साथ इसमें जो मेंटेन करने की ज़रूरत है कि जो हार्मोनियस रिलेशनशिप जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके अनुसार इनके बीच में जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू के रूप में है जो कि एक टेस्ट कर सकता है लीगलिटी की अगर कोई लेजिस्लेशन आता है इन द बाय द कोर्ट। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक तरीके का जुडिशियल इनोवेशन है जो कि ओरिजिनेट हुआ इंडिया के अंतर्गत, साथ ही साथ इसको अन्य देशों के द्वारा भी, अन्य डेमोक्रेसीज के द्वारा भी एडॉप्ट किया गया। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है जो कि एक किसी भी लेजिस्लेशन अगर कोई आता है तो उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए ये कोर्ट के द्वारा इसको चेक किया जा सकता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके का जुडिशियल इनोवेशन है जो कि ओरिजिनेट हुआ इन इंडिया में और ये एडॉप्ट किया गया है मैनी डेमोक्रेसीज के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड,
तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई तो उसके बाद जर्मनी के द्वारा इसको सबसे पहले वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था, न कि भारत में। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं उनके द्वारा एक तरीके से डिबेट इन्होंने फिर से एक तरीके से स्पार्क कर दी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो उस तरीके की इन्होंने इसमें ये कहा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वह जो कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई थी लेजिस्लेचर के द्वारा एनजेएसी के रूप में, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल के रूप में, उसको 2015 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता के कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको 4th जजेस केस के अंतर्गत जो 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी को आधार बनाकर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो बैकग्राउंड शुरू होता है 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद से ही ये एक तरीके से विवाद का विषय रहा है। और ये विवाद शुरू होता है जो आर्टिकल 13 है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि अगर ऐसी कोई विधि लाई जाती है, यानी कि ऐसा कोई लॉ लाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को अगर वह कम करता हो या उसको खत्म करता हो, तो ऐसी जो विधि होगी वह नल एंड वॉइड घोषित की जा सकती है, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही जो संसाधनों का समान वितरण का जो लक्ष्य था जो हमारे भारतीय नेताओं का, तो वह तब से ही लक्ष्य बनाकर वह प्रयास कर रहे थे। तो जो सबसे पहले जो भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म का कंसेप्ट रखा गया, तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, तो उसके अंतर्गत 19F के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत शामिल था। तो यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ लाया जाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगर अपोज में आता है, तो वह जो विधि है या वह जो लॉ है वह एक तरीके से नल एंड वॉइड हो सकता है, यानी कि वह उसको पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर 2 केस होते हैं स्टार्टिंग में। जो सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद का मामला 1951 और सेकंड जो मामला होता है सज्जन सिंह केस 1965 में। इन केसेस में यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ की परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 368 है जिसके अंतर्गत आपका संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी कि जो संसद है वह आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अल्पीकरण कर सकती है, यानी कि उससे असंगत विधि वह लागू कर सकती है। तो ये जो व्यवस्था दी गई वह शंकरी प्रसाद केस 1951 में दी गई और यही जो व्यवस्था कायम रही सज्जन सिंह केस 1965 तक। लेकिन इसके बाद एक और केस होता है गोलकनाथ केस 1967 में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ की परिभाषा दी गई थी उसके अंतर्गत आर्टिकल 368 को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को भी उसके अंतर्गत असंगत विधि उसके भी बना सकती है। तो ये अधिकार इससे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से जो इसको छीन लिया गया, यानी कि ऐसी कोई अगर विधि बनाई जाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यही व्यवस्था आगे जो गोलकनाथ केस 1967 हुआ, उसके बाद आरसी कूपर केस होता है 1970, इसके बाद आता है मदर ऑफ सिंधिया केस 1970। तो यही व्यवस्था इसके अंतर्गत शामिल रहती है, यानी कि जो आपके जो आर्टिकल 13 की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत 368 भी उसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन इसके जो अगर ये जो एक तरीके से वॉर चल रही थी जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में, तो जो लेजिस्लेचर ने इसके जो फैसला दिया गया, गोलकनाथ का जो फैसला दिया गया, तो उसके विरोध में कुछ अमेंडमेंट लेजिस्लेचर के द्वारा किए गए, जिसके माध्यम से 24, 25, 26 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें जो आपकी जो जुडिशियरी की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको सीमित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जो कि जो 4 अमेंडमेंट हुए 24, 25, 26 और 29, तो इनके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस, और ये केस होता है 1973 के अंतर्गत। अगर हम बात करें केशवानंद भारती का ये केस की अगर हम बात करें तो जो एक केरला के थे, इसके अंतर्गत जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक
टू स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ लाए गए थे, जिसके अंतर्गत इनको जो इम्पोज कर दिए गए थे, जो केशवानंद भारती की कुछ लैंड थी तो उनके जो इम्पोज कर दिए गए थे जो रेस्ट्रिक्शंस कि वह मैनेज नहीं कर सकते उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी को। लेकिन जो हमारी जो धर्म की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत हम आर्टिकल 26 की बात करें तो वह एक तरीके से राइट देती है एक और वह हमारा वह फंडामेंटल राइट है कि जो हमारी रिलीजियसली जो ओन जो प्रॉपर्टी है उसको हम इसमें मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो इसी के आधार पर इस केस को इसमें लगाया गया केशवानंद भारती केस में, और इसके अंतर्गत जो आपके जो पिछले जो 4 अमेंडमेंट किए गए थे उनको भी इसके अंतर्गत संबोधित करने का प्रयास किया गया। और इस केस के अंतर्गत सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजेस की ये बेंच थी, जिसके अंतर्गत 7 से ये वर्डिक्ट दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि जो संविधान का हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह उसको में संशोधन किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। यानी कि जो लेजिस्लेचर है वह संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यानी कि 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो। हालांकि इस फैसले के अंतर्गत जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कुछ इसमें लिस्टिंग की गई, जैसे कुछ फ्यू प्रिंसिपल्स जैसे कि फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि जो फेडरलिज्म है, जो सेकुलरिज्म है, साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है वह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत कुछ और इसके इंटरप्रिटेशन लगातार होते रहे कई सारे जुडिशियल वर्डिक्ट के माध्यम से, जिसमें आपका ये बताया गया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, और वेलफेयर स्टेट भी ये इसके अंतर्गत शामिल है बेसिक स्ट्रक्चर के। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और हमें देखने को मिले। एसआर बॉम्बई जो केस होता है 1994 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो डिसमिस कर दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट को, जो कि यूपी के अंतर्गत जिन्होंने जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था उसके बाद, तो इन्होंने एक तरीके से ये उन्होंने बताया था कि ये जो सेकुलरिज्म है, हमारे जो धर्मनिरपेक्षता है, वह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उस पर खतरा एक तरीके से हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर खतरा है। इसके आधार पर ही इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट का जो वहां पर उन्होंने डिसमिसल हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट का, तो उसको उन्होंने सही ठहराया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो आर्ग्यूमेंट क्या किए जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, तो इसमें जो क्रिटिक्स हैं यानी कि जो आलोचक हैं डॉक्ट्रिन से संबंधित कहते हैं कि ये एक तरीके से अनडेमोक्रेटिव है, क्योंकि जो अनसिलेक्टेड जो जजेस होते हैं कि जो कि जनता के द्वारा चूज नहीं किए जाते, वह ऐसी किसी केस को या ऐसे किसी लेजिस्लेचर या विधि को वह स्ट्राइक डाउन कर देते हैं जो कि एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा वह एक विधि तैयार की गई है। इसके अलावा इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वह इसमें तर्क देते हैं कि ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करता है, कि अगर कोई लेजिस्लेचर इस तरीके की विधि कोई पारित कर देती है तो उसका परीक्षण करने के लिए जुडिशरी उसका परीक्षण आसानी से कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, जिससे कि ऐसे कोई लॉ पास ना हो जाए जो कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वह संविधान के अनुरूप वह ना रहे। इसके अलावा इसका जो ओरिजिन की बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो थ्योरी है फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जस्टिस मुधोलकर के द्वारा, जो कि इन द सज्जन सिंह केस के अंतर्गत 1965 में, और उन्होंने रेफर किया था 1963 का जो डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसको रेफर करते हुए इन्होंने इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ कार्निलस थे जो ऑफ पाकिस्तान के थे ये जो जज, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये अल्टर नहीं कर सकते फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके आधार को ही सज्जन सिंह केस के अंतर्गत जस्टिस मुधोलकर के द्वारा उनको रेफर इन्होंने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो ओरिजिन माना जाता है वह पोस्ट वार जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत इसको माना जाता है। जो नाजी रिजीम था उसमें एक तरीके से
अमेंडमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ बेसिक लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रिबॉट प्रोजेक्ट से संबंधित, जिसका फुल फॉर्म है रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो रिबॉट प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है फॉर हेल्प करने के लिए कि नेशन और स्टेट के लेवल पर जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं कि वे अडॉप्ट कर सकें वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB है, वह सपोर्ट करता है मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स को इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया गया है कि जो नेशन लेवल पर साथ ही साथ स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि वे वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है जो मल्टी स्टेट जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको जो सपोर्ट किया जा रहा है वह किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो ऑफिसर ऑफ सब सहारन जो कंट्रीज के हैं, इन्होंने विजिट किया है कर्नाटक के अंतर्गत, जो कि ये एक्सपीरियंस है जो हमारे रिबॉट प्रोजेक्ट से संबंधित, तो उसको ये सीखना चाहते हैं। इसके अलावा जो रिबॉट प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको लॉन्च किया है कि ये हेल्प कर सके नेशनल लेवल पर, साथ ही साथ जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं कि वे अडॉप्ट कर सकें कि जो वाटरशेड जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा है जो मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। साथ ही साथ अगर हम वाटरशेड की बात करें तो ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो कि ड्रेन्ड होता है। कोई आपका वाटर कोर्स है यानी कि कोई वाटर चैनल है, उसके द्वारा इसको ड्रेन किया जाता है इस ज्योग्राफिकल एरिया को, और ये कंसिडर किया जाता है यूजफुल प्लानिंग यूनिट के रूप में, जिससे कि ये जो इंटीग्रेटेड जो वाटर है हमारे यहाँ जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जो कोई आपका वाटर रिसोर्स है वह उससे संबंधित कोई अगर ज्योग्राफिकल एरिया होगा तो उसको आपका वाटरशेड कहा जाता है। अगर हम बात करें इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट की तो ये हेल्प कर सकता है कि वह वहाँ की जो आजीविका है वह बढ़ा सके, साथ ही साथ जो रेनफेड एरिया है जो आपकी जहाँ पर वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में भी ये एक तरीके से वहाँ पे उनकी आजीविका सुनिश्चित कर सकती है और एक मोर रेजिलिएंट फूड सिस्टम तैयार कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है कि रिस्टोर करना है 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2030 तक, तो और साथ ही साथ जो फार्मर की इनकम डबल करना है 2023 तक, तो रिबॉट प्रोजेक्ट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि ये एक तरीके से जो रेनफेड एरियाज हैं वहाँ की जो आजीविका संबंधी समस्या है उनको दूर कर सकता है, साथ ही साथ जो मोर रेजिलिएंट फूड सिस्टम तैयार कर सकता है और हेल्प कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो वाटरशेड जो प्लानिंग्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है, जो साइंस बेस्ड डेटा ड्रिवन इसके अंतर्गत जो अप्रोचेस हो सकती हैं उनको शामिल कर सकता है, साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकता है अदर स्टेट की वे जो इसके अंतर्गत नई अप्रोचेस को अपनाए वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, और ये सपोर्ट करता है जो कि डेवलप किया जा सके सस्टेनेबल एंड रिस्क जो अवर्स जो एग्रीकल्चर होता है इंडिया के अंतर्गत, तो उसके लिए ये प्रयास करता है। साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर तैयार करना फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट, और जो एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है फार्मर्स के लिए कि जो क्लाइमेट चेंज की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है तो उससे वे कैसे निजात पा सकें। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रिबॉट प्रोजेक्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है एक तरीके से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रेगुलेट करे, कंट्रोल करे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है,
तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 का, तो उसके अंतर्गत इसको तैयार किया गया है, इसको बनाया गया है। तो ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेंट्रल ग्राउंड जो आपकी वाटर अथॉरिटी है, ये इंटरेस्टेड है फॉर द आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेट करने के लिए जो भी आपका ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है या उससे संबंधित मैनेजमेंट है इन द कंट्री, तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। अगर हम बात करें जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो यूरेनियम जो कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में वह लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि 12 स्टेट के अंतर्गत जो यूरेनियम का लेवल है वह परमिसेबल लिमिट से ग्राउंड वाटर में बढ़ गया है। अगर हम बात करें सेफ लेवल कितना होता है यूरेनियम का इन द वाटर, तो ये WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है और ये है 30 पार्ट पर मिलियन। इसके अलावा जो पंजाब है वह बर्स्ट इफेक्टेड है इस यूरेनियम कंटेमिनेशन से, इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो यूरेनियम कंटेमिनेशन के कारण ये हो सकते हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम जो कंटेंट है एक्विफर रॉक के अंतर्गत, तो वह उसके द्वारा उसको प्रदूषित किया जा रहा है। साथ ही साथ ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, जो बाइकार्बोनेट जो यूज किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो यूरेनियम भी है सोर्स रॉक से उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो उसके अंतर्गत ये एक कंटेमिनेशन का कारण हो सकता है। साथ ही साथ ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं हेल्थ पर, क्योंकि ये जो यूरेनियम कंटेमिनेशन है एक तरीके से रीनल फंक्शन जो हमारा किडनी का जो फंक्शन होता है उसको प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी हड्डियों की यानी कि बोन की जो टॉक्सिसिटी को भी बढ़ाने का ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, और इसके अंतर्गत जो अथॉरिटी ये तैयार की गई है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा इस अथॉरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज करना, साथ ही साथ उसके जो एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास करना। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बासमती राइस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इसको कल्टीवेट किया जाता है गैंगेटिक प्लेन में, जो कि यूनिवर्सली रूप से इसको जाना जाता है लॉन्ग ग्रेन साइज के रूप में, और इसका जो टेक्सचर होता है हैवी होता है और यूनिक इनहेरेंट एरोमा एंड फ्लेवर इसके अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि इसकी जो सुगंध और स्वाद है वह काफ़ी बेहतरीन यूनिक होती है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सेमी डॉर्फ जो राइस वेराइटीज़ होती हैं उसके समान जो बासमती वेराइटीज़ है इसके लिए जो प्रोलॉन्ग सनशाइन की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ आपको हाई ह्यूमिडिटी की इसमें आवश्यकता होती है और वाटर सप्लाई इसमें अश्योर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो हरियाणा है हाईएस्ट एरिया है अंडर द बासमती राइस इन द कंट्री। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको कल्टीवेट किया जाता है गैंगेटिक प्लेन में, तो इसको गैंगेटिक प्लेन में नहीं बल्कि जो हिमालयन के जो फुट हिल्स हैं उसके अंतर्गत इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। साथ ही साथ ये सार्वभौमिक रूप से यानी कि यूनिवर्सली रूप से ये अपने लॉन्ग ग्रेन साइज, साथ ही साथ इसका हैवी टेक्सचर होता है और ये अपनी जो सुगंध के लिए ये जाना जाता है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि सेमी डॉर्फ जो राइस वेराइटीज़ होती हैं उसके समान ही जो बासमती की जो वेराइटीज़ होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है, हाई आर्द्रता यानी कि हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और वाटर सप्लाई इसमें लगातार होनी चाहिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि हरियाणा है वह हाईएस्ट एरिया है अंडर द बासमती राइस, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B, 2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो फर्स्ट टाइम जो कंट्री का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि फसाई है, इसने स्पेसिफाइड किया है कि आप कौन कौन से इसमें आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं बासमती राइस को पहचानने के लिए, तो वह इसके अंतर्गत इसमें नोटिफाई किए गए हैं। इसके अंतर्गत आपके जो बासमती राइस की कई प्रजातियां हैं, जैसे कि आपकी ब्राउन बासमती होता है, एक मिलेट जो बासमती होता है, प्रो बॉइल्ड ब्राउन बासमती राइस होते हैं, तो इन सब के लिए इसमें कहा गया है कि किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके स्टैंडर्ड्स के आधार पर, तो इसको इसके अंतर्गत नोटिफाई किया गया है इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव फर्स्ट, जो कि अमेंडेड किया गया है रेगुलेशन 2023 में। इसके अलावा अगर हम बात करें बासमती राइस की, तो एक प्रीमियम वैरायटी ऑफ राइस है जो कि कल्टीवेट की जाती है हिमालयन फुटहिल्स ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ ये सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत इसको उगाया जाता है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सली ये अपने लंबे जो दाने के साइज यानी कि लॉन्ग ग्रेन साइज और फ्लफी टेक्सचर होता है और यूनिक इसकी सुगंध इसमें होती है। और इसकी इसी क्वालिटी के कारण जो बासमती राइस है ये घरेलू स्तर पर तो इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया ही जाता है, साथ ही साथ वैश्विक लेवल पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। और लगभग इंडिया अकाउंट करता है लगभग 2/3 ऑफ द जो ग्लोबल सप्लाई है बासमती राइस की, तो अब इंडिया की तरफ से ही ये सप्लाई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेमी ड्रॉप जो राइस वेराइटीज होती हैं, उसके समान ही इसको काफ़ी समय तक सनशाइन की ज़रूरत होती है, हाई आर्द्रता की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ इसमें वाटर सप्लाई लगातार होनी चाहिए। इसके अलावा जो बासमती वेराइटीज़ है ये सुपीरियर कुकिंग और ईटिंग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ये एक तरीके से जो आपका रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर होता है उसके अंतर्गत ये और ज़्यादा अच्छा ये चावल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हाई टेम्परेचर है ड्यूरिंग इसका जो ग्रेन फिलिंग के टाइम पर, तो उस समय पे आपको इसमें जो कुकिंग और जो ईटिंग क्वालिटी है जो बासमती राइस की, वह इसमें एक कर्नल एलोंगेशन और नॉन स्टिकीनेस इसके अंतर्गत आ जाती है इस कुक्ड राइस के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत आपके फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो टोटल एरिया है प्रेजेंटली कल्टीवेट किया जाता है बासमती राइस का लगभग 7,76,000 हेक्टेयर में इन इंडिया, और इसका जो प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड है अबाउट द लगभग 11,96,000 टन का 1998 और 99 के आंकड़े के अनुसार। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट एरिया बासमती राइस का, तो ये स्टेट ऑफ हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा लगभग 60%, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। अगर हम इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसमें हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। रेनफॉल है लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप इसमें जो डीप क्लेड और लोमी जो सॉइल्स होती है यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है वह इसके लिए उपयोगी होती है। और जो टॉप राइस जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, जिसमें ये हम नॉर्मल राइस की बात कर रहे हैं, जो पूरे ओवरऑल राइस का जो प्रोडक्शन है वह वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ जो औस, अमन और बोरो जो उगाए जाते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंतर्गत, जो 3 क्रॉप्स हैं ये पैडी की। इसके अलावा जो इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस का, लगभग 2/3 ऑफ सप्लाई है वो भारत से होती है। और जो मेजर एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशन है बासमती राइस के, वे आपको ईरान में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये सबसे ज़्यादा भेजे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बासमती राइस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नालंदा महाविहार से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जो कि आपकी मोनास्टिक और जो आपकी स्कॉलिक यानी इंस्टीट्यूशंस है 3rd सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक जो रहा था। इसके अलावा ये एक तरीके का लीडिंग सेंटर है टीचिंग ऑफ द हीनियन बुद्धिज्म के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्तूपा है एक हेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंबलाइज करता है जो बुरियल माउंड ऑफ बुद्धा के, यानी कि जो उनके अवशेष होते हैं बुद्धा के, तो वह उसके एक तरीके से अवशेष के टीले के रूप में ये जाना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है जो कि एक तरीके का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है जो कि आपकी मठ कह सकते हैं या मोनास्टिक कह सकते हैं या स्कॉलेस्टिक जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होता है 3rd सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक ये प्रसिद्ध रहा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक लीडिंग सेंटर है टीचिंग ऑफ हीनियन बुद्धिज्म का, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक लीडिंग सेंटर है टीचिंग फॉर द महायान बुद्धिज्म का, ना कि हीनियन बुद्धिज्म का। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्तूपा होते हैं एक हेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंबलाइज किया जाता है कि जो भी अवशेष हैं बुद्धा के वह उनके टीले के रूप में ये माना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्या रहा।
जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने डिस्कवर किया है 1200 साल पुराना एक मिनीचर बोटेव स्तूपास को। बोटेव स्तूपास क्या होते हैं? जो मन्नत मांगने वाले जो स्तूपास होते हैं उनको बोटेव स्तूपास कहा जाता है। और इसके अंदर का जो लैंडस्केप जो एक्टिविटीज चल रही थी नियर द सराय टीला के पास में, जो कि नालंदा महाविहार की पेरीफेरी में ही स्थित है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय ये एक तरीके से 1200 साल पुराना मिनिएचर बोटेव स्तूपा मिला। ये अगर हम स्तूपास की बात करें तो स्तूपास एक तरीके के हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं जो बुद्धा के जो अवशेष हैं, यानी कि उनके जो बुरियल्स माउंट को ये एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और ये जब बुद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो उसके बाद से इनका महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया और अशोक के काल में ये और ज्यादा अपने पीक पर पहुंच गए। इसके अलावा जो स्तूप्स हैं ये आपके चौटन के रूप में तिब्बत में ये फेमस हुए, साथ ही साथ जो पैगोडा के रूप में ईस्ट एशिया में इनको माना जाता है। अगर हम बात करें बोटेव स्तूपास की तो बोटेव स्तूपास एक तरीके से मन्नत वाले स्तूपास कहे जाते हैं। ये एक तरीके के जो स्तूपा है उसका ही एक फॉर्म है जिसमें एक डोम लाइक ड्रम के समान वह होते हैं और ये तरीके से ऑरिजिनेट हुआ था। जो 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसके ऊपर होते हैं और ये एक जो बुद्धास के जो रेलिक्स होते हैं इसके अंतर्गत प्लेस किए जाते हैं आफ्टर इज डेथ। अगर हम बात करें बोटेव स्तूपास की तो ये ऑफर करते हैं जो कि उनकी अगर विशेष पूरी हो जाती है, यानी कि वो कुछ मन्नत मांगते हैं, वो जब मन्नत पूरी हो जाती है तो ऑफर की जाती है फिर बोटेव स्तूपास को। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 7th सेंचुरी से। और जो 7th सेंचुरी से इसकी शुरुआत होने के बाद जो स्मॉल मिनिएचर जो टेराकोटा स्तूपा ये के बने होते हैं, ये टेराकोटा के बने होते हैं और ये एक तरीके से इनकी विशेष पूरी करने के बाद इनको एक तरीके से ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिंबॉलिक जो स्तूपास की, जो सिंबॉलिक इनका क्या है कि ये एक तरीके से धम्मिक स्तूपा की अगर हम बात करें सारनाथ के अंतर्गत, तो ये आपका जो बुद्धा ने जो उसमें फर्स्ट सरमन दिया था, यानी कि जो अपना फर्स्ट दर्शन उन्होंने दिया था तो एनलाइटन होने के बाद, तो वह उसको एक तरीके से वहाँ का सिंबॉलिक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रूप से अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड कराते हैं जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस जो डायनेस्टीज हैं जिन्होंने वहाँ पर रूल किया उसके बारे में। जैसे कि मौर्य के बारे में आपको पता चल जाएगा, बैराट जो स्तूपा है, सांची स्तूपा है, भरूच जो स्तूपा है उसके से। साथ ही साथ अगर आप साउथ में जाओगे तो सातवाहंस के बारे में आपको पता चल जाएगा अमरावती स्तूपा से। इसके अलावा अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो जो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सांची और भरूच के अंतर्गत, जो कि ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया है। इसके अलावा इसमें जो टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं इन स्तूपास के अंतर्गत, जैसे कि भरूच में आपको देखने को मिलेगा क्वीन माया का ड्रीम्स उसके अंतर्गत उकेरा गया है। साथ ही साथ जो आपका दक्षिण में आपका अमरावती स्तूपा है वह मार्बल से बना हुआ है। और जो तक्षशिला की अगर हम बात करें तो जो स्तूपास हैं, जो बोधिसत्वा की जो इमेजेस हैं वह आपको वहां देखने को मिल जाएंगी स्तूपा में। साथ ही साथ जो गांधार का इन्फ्लुएंस क्या है, वहां की जो पैट्रोनेज जो उनको संरक्षण दिया गया था कनिष्का के द्वारा, तो वह उसके बारे में आपको यहाँ तक्षशिला से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर का जो स्तूपास की, तो इसमें कई सारे ये पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें जो चेरी होता है ये ऊपर लगा होता है, इसको चेरी कहा जाता है। इसके अलावा ये हर्मिका होता है और ये हर्मिका और चेरी को दोनों को मिलाकर यष्टि कहा जाता है। और ये एक तोरण द्वार होते हैं, जिस तरीके से आपको ये तोरण द्वार एक वेदिका होती है और वेदिका के बाद इसके जो स्तूपा होता है उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अलावा इसमें जो ऊपर अंड के आकार का ये आपको देखने को मिलेगा, मेदी देखने को मिलेगा। और इसमें जो बुद्ध के जो अवशेष हैं, हर एक स्तूप में उनसे संबंधित कुछ अवशेष रखे जाते हैं, तो उसके जो रेलिक्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक प्रदक्षिणा पत्र होता है इसके चारों ओर, जिसमें अब वह इनके जो श्रावक होते हैं उनके द्वारा इसकी प्रदक्षिणा लगाई जाती है इस स्तूपा की। तो इस तरीके के इसके अंतर्गत आपको कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बोटेव स्तूपा मिले हैं वह इस तरीके के स्तूपा, छोटे छोटे स्तूपा जो कि टेराकोटा के बने होते हैं, इस तरीके के ये स्तूपा आपको जो 1200 साल पुराने हैं ये नालंदा में ये अभी उत्खनन के दौरान इनको पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नालंदा महाविहार की, तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल है और ये एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है जो मोनास्टिक यानी कि मठ जो यहाँ पे था। साथ ही साथ एक स्कॉलस्टिक इंस्टीट्यूशन था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था हमारे भारतवर्ष का सबसे पुराना, और ये 3rd सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहा।
गौतम बुद्ध और जो महावीर भी यहाँ पर नालंदा में इन्होंने स्टे किया था। इसके अलावा अदर फेमस जो स्कॉलर्स थे जैसे कि आपके नागार्जुन, धर्मपाल, दिनांग, साथ ही साथ जिनामित्र और जो संतारक्षित जो थे, तो वे इन्होंने एक तरीके से जो फेमस स्कॉलर्स थे वे भी यहाँ से संबंधित रहे। साथ ही साथ कई सारे जो यात्री आए जैसे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग इत्सिंग ने भी यहाँ पर विजिट किया। इसके अलावा इसको जो अंडर द गुप्ता डायनेस्टी हर्ष के समय जो कि कन्नौज का था और जो पाल डायनेस्टी के समय ये एक तरीके से फला फूला। इसके अलावा अगर हम बात करें ये इंक्लूड करता है स्तूपास, यहाँ पर कई सारे श्राइन्स देखने को मिल जाएंगे, बिहार्स देखने को मिल जाएंगे। बिहार्स क्या होते हैं? ये रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स होती हैं और इम्पोर्टेंट वर्क्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्टोन्स का, मेटल्स का, स्टूको का। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इसी कारण से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें नालंदा महाविहार को, तो जो गुप्ता डायनेस्टी के जो कुमार गुप्त थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नालंदा महाविहार से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।